आपकी जो समस्या है उसका हम अभी निराकरण करेंगे। आपके खेत में जो मतलब आप जो क्रॉप कर रहे हो उसमें जो समस्या है एक एक करके आपको बताओगे। कौन सा आप क्रॉप कर रहे हो, मतलब खेती कौन सी कर रहे हो, आप कौन से पाक लगाते हो यहाँ, मेरी बात समझ में आती है? तो किसी यहाँ पे ज़्यादातर गन्ना और ये गन्ना केला और सब्जी वर्ग की फसलें होती हैं जो मिक्स क्रॉप होती है। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मतलब गन्ने के लिए ही ज़्यादा उसमें समझ गन्ना किसान भी हैं, गेहूँ धान भी करते हैं। हाँ, केला तो कम है, 20% का है मतलब गन्ने में। हाँ, केला भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब गन्ना है तो गन्ने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है? गन्ना किसान भाई साहब राजेश बताइए भैया समस्या क्या है? हाँ, राजेश अपनी समस्या बताओ भाई। इनके गन्ने में लाल सड़न रोग लग रही है, रेड रॉड और पुक्का बोइंग। लाल सड़न और टॉप बोरर। और कोई बस एक समस्या और है क्या? उत्पादन भी कम है। उत्पादन पे तो हम बात करेंगे, लेकिन दूसरी चीज ये है कि सूट जैसे स्टार्ट होता है 3-4 मंथ का होता है, फिर वो सूख जाता है। ओके, तो मतलब सूखना, उसमें फंगस आना है। हाँ, फंगस आना। मेरा थोड़ा लैंग्वेज समझ में आ रही है? आ रही है। थोड़ा क्या है, थोड़ा गुजराती हो तो हिंदी कभी लिखनी नहीं पड़ती मुझे, इसलिए थोड़ा कम समझ में आती है। नहीं आ रही है, गुजराती और हिंदी एक जैसी लिखी जाती है। तो पहले हम बात करते हैं लाल सड़न, टॉप बोरर और जो सूखना। तो ये जो लाल सड़न जो आती है और टॉप बोरर, समझो तो एक शरीर की ही समस्या है दोनों। उसमें पहले एक कीट आता है जो सफेद कलर का, भूखरा कलर का आता है, फफूंद, मतलब खुदा जो उड़ता है, आप क्या बोलते हो उसको, तितली बोलते हो, वही आता है। और जहाँ हमारा गन्ना लगा है या गन्ने की पत्तियां है, इसके नीचे वो अंडा जाता है, यहाँ गुच्छे में जी, गुच्छे में यहाँ बारीक छोटे 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 वो अंडे देते हैं। वो अंडे को, उसका जो होता है, फिर अंडे में से एक लार्वा बनता है, छोटी छोटी इल्लियाँ बनती है। इल्लियाँ सबसे ज्यादा नुकसान वो लार्वा ही हमारे खेत में करता है। लार्वा जो इल्ली बनती है, ऐसे ऐसे इल्ली मुंह वाले आते हैं ना, तो सबने तो खाती है, पत्तियों को खाती है, फिर खाते खाते स्टम्प होता है वही भी अलग करती है, और ऐसे टॉप में जहाँ से पत्ता नया निकल रहा है उसके अंदर घुसती है, वो वही खाना शुरू कर देती है, तो उसको बोलते हैं टॉप बोरर। ये जो बीच में से इल्ली घुस के यहाँ होल्ड करके अंदर चली जाती है उसको बोलते हैं स्टम्प बोरर। स्टम्प के अंदर चली जाती है, वो कब जाती है, उसको जो सुसुप्त अवस्था है उसमें जाने की तैयारी करती है, तभी ये जाती है। पहले तो खाती है, पूरा अपना जो जीवन चक्र है उसको खत्म होने की तैयारी होती है, पूरा होने में, तभी वो अंदर चली जाती है। अंदर चली जाती है, खाते 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 अंदर चली जाती है, यहाँ से अंदर चली जाती है और पूरा अपना खराब, सबसे ज्यादा नुकसान नहीं करती है जी, सबसे ज्यादा। तो उसको हम कितना भी ऊपर से स्प्रे करें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ, जब तक एक इल्ली यहाँ है बाहर पत्ती के ऊपर, तब तक वो काम करती है, लेकिन एक बार छेद करके अंदर चली गई फिर वो कभी काम नहीं करती। कितना भी स्प्रे कर दो, कौन सा भी स्प्रे कर दो, कोई काम नहीं करेगा। तो हमें उसमें से रूट में से ही हमें देना पड़ेगा। सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड आती है ना, रूट द्वारा ही उसको देनी पड़ेगी। इसमें हम ज़्यादातर यहाँ यूज करते हैं, कौन सी दवा का यूज करते हो? कोराजन, खटेरा और एक बटाको आता है। हाँ, वो जो कोराजन है, खटेरा, वो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। तो जैसे रूट द्वारा उठती है और अपनी पूरी बॉडी में चली जाती है। और अगर हमें वही स्प्रे ऊपर करते हैं, सिस्टमेटिक है, फिर भी पत्ते के ऊपर ही रहती है, वो निचले हिस्से में नहीं आती है, पूरी सिस्टम में नहीं जाती, उसको बोलते जाइलोपोयम सिस्टम होती है। जाइलो यानी कि ऊपर उठना, पोयम मतलब नीचे आना, वो
कोई भी इंसेक्टिसाइड जो सिस्टेमेटिक है वो नीचे तरफ नहीं आती, तो मतलब एक पत्ते में अपने जो छिड़काव किया उसमें जो उससे नीचे नहीं आती तो पूरी बॉडी में नहीं जाती, जहाँ छिड़काव है वही काम करेगी, इसलिए वो रूट द्वारा देनी पड़ती है। हम बोलते हैं कि अगर ये हमारे खेत में आए ही नहीं, ये हमें प्रबंधन करना पड़ेगा। हमारे ये मतलब यहाँ कीट पतंग आए नहीं, अंडा रखे नहीं, ऐसा पर्यावरण मतलब हमारे खेत में क्लाइमेट हमें खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? रोग आने के बाद तो बहुत सारे उपचार बताते हैं, लेकिन आए ना, इसके लिए क्या करें? इसके लिए जब हम पौधा लगाते हैं या उसकी आप क्या बोलते हो, पेरी लगाते हो? हाँ, वो गठान लगाते हैं गन्ने का। नहीं, गन्ने की, हाँ वो पेरी बोलते हैं उसको। वो लगाते हैं जो फूटा होता है, उसी दिन से उसको फिर स्प्रे करना पड़ता है। अब स्प्रे के लिए मिट्टी का स्प्रे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। मिट्टी जो आती है वो मिट्टी का हम 800 मीटर का जो घोल बना के उसका ऊपर अच्छे से छिड़काव करते हैं, तो उसके ऊपर पत्ती के ऊपर उसका स्टम्प ऊपर बारीक हल्की सी मिट्टी की लेयर बन जाती है, तो कोई भी कीट पतंग जहाँ मिट्टी होती है वहाँ अंडा नहीं रखती। अंडा क्यों नहीं रखती? जैसे उसमें अंडे बच्चे बाहर निकलेंगे तुरंत उसको खाने के लिए चाहिए, मिट्टी है वहाँ खाने को नहीं मिलेगा, तो वो अंडा रखेगी ही नहीं, माँ अंडा रखेगी नहीं। हमें ऐसा यहाँ वातावरण बनाना पड़ेगा कि हमारे खेत में रोग आए नहीं। इसके लिए बेस्ट उपाय है मिट्टी का स्प्रे। अगर हम मिट्टी का स्प्रे यहाँ जो हमारी पत्तियाँ है यहाँ फैली हुई, यहाँ नीचे से भी अच्छे से करते हैं, ऊपर से भी अच्छे से करते हैं, तो एक मिट्टी का लेपन हो जाता है, हल्का सा एक लेयर बनती है। हाँ, लेयर बन जाता है। तो वही ये जो उसकी नर या मादा जो आती है वो अंडा यहाँ रखती नहीं है। अगर गलती से उसने रख भी दिया, कोई ऐसी जगह है अगर मिट्टी नहीं गई तो अगर वही रख भी दिया तो उसमें से जो लार्वा निकलता है वो फिर वो क्लोरोफिल वो जो पत्ती कोमल पत्ती है जो खाने के लिए जाता है, तो उसमें भी मिट्टी है। अगर वो पत्ता खा लिया तो फिर उसको हजम नहीं होता, पचता नहीं है, उसकी आंतड़ी नहीं होती, तो पचता नहीं तो वो मरी जाता है। तो हमें यही कंडीशन करनी पड़ेगी। इसके लिए बेस्ट उपाय है वीएम स्प्रे। ऊपर ने तो उपाय हो गए। अभी आपने बोला कि सूट सूखता है, बीएम स्प्रे करें। हाँ, बीएम स्प्रे करते हैं तो ये पूरा हमें स्टार्ट से बीएम स्प्रे करना है। कैसे करना है, कैसे तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, तो जो किरण भैया ने समझाया, फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हमारा कोई है, अगर मैंने बोला था कि हमें जो खड्डा करते हैं तो नीचे 2 फीट मतलब 3 फीट के बाद पानी आ जाता है, तो हमें ऐसी जगह भी मतलब आपके लेवल कहीं तो टेकरी होगी ना, कहीं पर भी तो कोई टेकरी ऐसी होगी जंगल में, कहीं पर या कोई के खेत में हाइट वाली जगह भी होती, वही अगर सबके खेत में नहीं हो सकता तो ऐसी जगह लेनी है वहाँ आपने कभी छेड़छाड़ ना किया हो, कभी यूरिया भी डीएपी ना डालो, ऐसी पड़तर जमीन हो, जैसे जंगल होता है वैसी जमीन। जंगल समझो कि कोई जंगल की कहीं जमीन पड़ी हुई है, वही पहले खड्डा कर दो 5 फीट का, कम से कम 5 फीट, ज़्यादा हम 7 फीट पर तब जा सकते हैं, 8 फीट भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 फीट का खड्डा करना है। समझो कि ऐसे हमने खड्डा किया, ऐसे खड्डा किया, ये मिट्टी है, इसे खड्डा किया, तो फिर वो खड्डे करके फिर ऊपर से नीचे तक भी हमें मिट्टी छोड़नी है, कॉलर छीलना है ऊपर से नीचे तक का, उसमें से 20 किलो मिट्टी निकालनी है। 20 किलो मिट्टी जो हमारा पूरा बैरल आता है ना 200 लीटर, हाँ 200 लीटर, उसमें डालना है। पहला पानी भर देना है, उसमें 20 किलो मिट्टी डालनी है, साथ में 200 ग्राम बाइसोमीटर डालना है। बाइसोमीटर का काम करता है, उसमें एंटी फंगल आता है, एंटी बैक्टीरिया आता है, तो उसमें गोवर्क आता है, और सुक्रोज जो पौधे का भोजन है, और सुक्रोज जैसे पानी में घुलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए, पौधे को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य प्रकाश की हाजिरी में, तभी वो खाना पका सकता है। तो जैसे मिट्टी और दोनों का मतलब स्प्रे जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलता है, तो तुरंत उसको अच्छी फीलिंग आती है। ट्रेस में हो तो ट्रेस में से दूर होता है। वो मिट्टी हमें
20 किलो मिट्टी उसमें डाली और 200 ग्राम आइसोलेटर डाला। उसको अच्छे से हमें हिलाना है, मतलब गोल नहीं हिलाना है, हमें ऐसा कोई डंडा बनाना है, उसमें नीचे क्रॉस लगा हुआ ऐसे, तो उसको ऊपर नीचे हिलाना है अच्छे से। तो पानी ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर नीचे, एकदम मिक्स होगी अच्छे से। दिन में अगर शक्य हो तो 2 से 3 बार हिलाना है। हम छाए में, धूप में कहीं पर भी वो रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि छाए में रखा तो अच्छी बात है, कहीं पर भी रख सकते हैं। उसको अच्छे से हिलाना है, उसको फिर 24 या 36 घंटा छोड़ देना है इसे, बराबर हिलाना है। जिस टाइम हमें 24 घंटे के बाद उसका यूज करना है, उसी टाइम फिर उसको अच्छे से हिलाना है। हिलाने के बाद उसको कपड़ा लेना है, 2 बार कपड़े से छानना है। तो जो बड़ी बड़ी मिट्टी होगी उसमें कंकड़, पत्थर या बड़ी लकड़ी के टुकड़े होंगे, जो भी होंगे उसमें से निकल जाएंगे। तो उसमें से बारीक बारीक मिट्टी का क्ले रहेगा हल्का सा, वही हमें डायरेक्ट पंप के अंदर जाना है, वो सीधा उसका स्प्रे करना है। बस यही प्रक्रिया हमें करनी है। तो मिट्टी बड़ी नहीं रखनी है, उसमें नहीं रहेगी। अगर बड़ी मिट्टी है तो नोजल चॉकअप करेंगे, और नोजल भी थोड़ी बड़ी लेनी है, तो उसमें क्ले सहित बाहर पानी निकलेगा। और पौधे को अच्छे तरह नहला देना है, ऊपर में भी नीचे भी अच्छे तरह नहला देना। तो वही लेयर बन जाएगी, तो उसमें मादा उसका जो कीट है वो अंडा देगा नहीं, और अगर देगा तो फिर वो लार्वा बनेगा, खाने के जैसे करेगा, तो वो फिर उसे क्या है, मतलब हमारे खेत से उसको मारना नहीं है, हमारे खेत से उसको भगाना है। बस ये प्रक्रिया थी। तो इस सूट बोरर की प्रक्रिया कभी अंश तक हम उसको बचा सकते हैं। आने के बाद उसका यूज करेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लेगा रिपेयर होने में। पहले से हमें करना है, कम से कम जब छोटा पौधा हो लगाया उसी टाइम हमें कम से कम 7-7 दिन में अंतराल में 1 महीने तक करना है, 4 बार, महीने में 4 बार करना है। जैसे दूसरा महीना हो तो हम शक्य हो तो 10 दिन में 1 बार करें, 3 बार। फिर हम 14 दिन में तो उसमें स्प्रे करना ही है, जब तक हम स्प्रे कर सकते हैं उस टाइम। 14 दिन यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या के 1 दिन आगे या पीछे वो बेस्ट रहता है। आपको रिजल्ट जो अदर टाइम में जो भी करते हैं, इससे आपको 2 गुना रिजल्ट मिलेगा उसमें। और नीचे जो फंगस की आपने बात की, जो हमने बोले कि लाल सड़न, वो लाल सड़न ऐसे ही होती है कि जैसे उसका स्टम्प होता है, उसमें यहाँ से इल्ली होल करके अंदर ही चली जाती है, अंदर ही वो लास्ट अवस्था उसकी होती है, उसमें चली जाती है। वो सुसुप्त अवस्था में चली, नहीं उसको पानी चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसी टाइम उसके पहले हमें ये काम कर देना है। सुसुप्त अवस्था में जाए उसके पहले हमें नीचे से मतलब केमिकल पर ही जाना पड़ेगा। कहीं पर आ गई तो मतलब हमारे खेत में न आए ऐसा प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। तो मतलब इसके पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा, तो नुकसान से बच जाए। और नीचे जो जड़ों में फंगस आती है वो जो सूखती है, वो नीचे ज़्यादातर 2 प्रकार के नीचे जड़ों में भी काम करते हैं। एक तो इंसेक्टसाइड, उसमें वाइट ग्रब है, तना छेदक है, मतलब बूट खाने वाले और भी है, गठान खाने वाले आती है नीचे इल्ली, और भी कीटाणु खाते हैं नीचे, उसको भी हमें दूर करना है रूट में भी। और फंगस ज़्यादातर उसमें नुकसान फंगस ही करती है। जैसे उसने पंच किया, वाइट ग्रब ने कुछ खाया या किया, उसके बाद उसमें फंगस लगती है, बार बार पानी लगता है तो फंगस आएगी। हमें ऐसा कंडीशन हमारे खेत में खड़ी करनी पड़ेगी कि उसमें फंगस आए नहीं हमारे खेत में। मतलब पानी देने का तरीका हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे खेत में ऐसे हमें जो गन्ना होता है तो क्या होता है, हम पूरे खेत में भर देते हैं, ऐसे ही पूरा खेत भर देते पानी से। पानी तो उसको चाहिए, लेकिन पानी पूरा नहीं चाहिए, उसको सिर्फ नमी चाहिए, हर वक्त नमी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम हाथ से ऐसे खुरसते हैं तो मिट्टी आनी चाहिए। एकदम गीला होता है तो भी लचपच होता है। अगर फिर वराप यानी कि जो अपने छेड़छाड़ कर सके, ऐसी वराप हर वक्त उसके रूट के आसपास होनी चाहिए, तो ये फंगस ज़्यादा क्रिएट होगी नहीं। अगर पानी ज़्यादा है, उसमें काई जम गई तो उसमें फंगस आनी ही है। ऐसा पानी ने नहीं सूखा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा गीला होना चाहिए जो काई जम जाए, नहीं दरारें पड़नी चाहिए, जैसे उसमें चाहिए। एक कंडीशन से हमने पानी दिया ज़रूरत के हिसाब से, पूरा भर देना नहीं है। अगर शक्य है
तो उसमें OD1 पानी देना शुरू करो। OD1 यानी कि लाइनें बनी है, तो एक बार इस नाली में पानी दो, इसको छोड़ दो, इस नाली में दो, इसको छोड़ दो, फिर आगे उसमें दो। फिर दोबारा जब पानी देते हैं तो इस नाली को छोड़ना है, हल्की सी उसमें उसको छोड़ना है, उसमें पानी देना है, उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, उसको देना है। ऐसे OD1 पानी बोलते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर हमें उसमें 8-10 दिन में पानी दे रहे हैं तो उसमें आपको 6-7 दिन में छोटे अंतराल में देना पड़ेगा पानी। अगर ये प्रक्रिया की तो जो भी हम नीचे खाद देते हैं वो पूरा ही पौधा भोजन उठाएगा और अपनी अच्छी बढ़वार करेगा, और उत्पादन जो आप कमी बता रहे हो उसमें भी बहुत बड़ा सुधार होगा। अगर ये प्रक्रिया पर हम गए तो मतलब पानी प्रबंधन बहुत बड़ा रोल है। पानी देने का तरीका सबसे ज्यादा, अगर क्रॉप बढ़ाता है तो भी पानी बढ़ाता है, सबसे ज्यादा डाउन करता है तो भी पानी बढ़ाता है। ज्यादा गीला रहा, काई जम गई, इतना दिया तो भी नुकसान है, ज्यादा सूखा रखा तो भी नुकसान है। मेंटेन करके हमें पानी देना पड़ेगा। और कोई सुक्रोज को जो है इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड में मिला सकते हैं? हाँ, मिला सकते हैं। सुक्रोज में कुछ भी, कोई भी केमिकल हो या कुछ भी हो, सब में मिला सकते हैं। सब में मिला सकते हैं। सर, आलू में जो पाला लगता है 45 दिन बाद, उसके लिए क्या होता है? पाला लगने से तो पाला लगता है, उसमें तो हम ठंडी से बचाव करना पड़ेगा। मतलब ठंडी जो आती है उससे पाला तो लगता है ना, ज्यादा ठंडी ज्यादा होती है तो मतलब रक्षण करना पड़ेगा। कहीं कहीं पर ठंडी हमारे खेत में घुसे ना, इसके लिए हमें बफर जोन बनाना पड़ेगा। बफर जोन यानी कि गन्ना घास पूरे बाउंड्री पर लगाना पड़ेगा, तो जो ठंडी लहर चलती है उसको हम कहीं हद तक रोक सकते हैं। इसमें BM स्प्रे भी तो किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। पाले के लिए? हाँ, पाले के लिए किया जा सकता है। उसमें मतलब रेजिस्टेंस देगा, लेकिन पाले से हमें बचाना है ना। पाले से बचाना है तो हमें गन्ना घास अगर चारों तरफ लगाई तो ठंडी हवा को कई अंश तक हमारे खेत में रोकेगा, और मतलब हरा पत्ता है तो उसमें गर्माहट रहेगी तो भी उससे बचेगा। और एक है, जैसे हम पाला गिरता है उसी टाइम हमें समझ में आती है कि पाला आलू में अभी हम जो पारा नीचे गिरने वाला है, हमें पहले सब तो क्लाइमेट देखते ही है, सब देखते ही है। अभी मोबाइल पर सब आ गया कि हमें समझ में चौथे दिन पारा और डाउन जाने वाला है, तो इसके पहले हमें खेत में पानी देना पड़ेगा। अगर नमी बरकरार है, पानी ताजा पानी गया हुआ है, तो उसमें पाला ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगर उसमें सूखा है तो पाला और नुकसान करके जाएगा। मतलब पानी में गर्माहट है, उसमें जब ज्यादा पाला गिरता है उसी टाइम सिर्फ एक ही चीज है, पानी में गर्माहट है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी टाइम पानी कम देते हैं। पानी देना चाहिए जब डाउन होना, आपने 4 दिन पहले समझ में आता है कि भाई 4 दिन के बाद हमारा पारा और जीरो के पास जाने वाला है, तो हमें पानी देना चाहिए। इसके पहले देना चाहिए। तो आपके खेत में अगर अच्छी नमी है तो पाला कुछ नुकसान नहीं करेगा। आपको ट्राई करके देखना है, शायद अपना अनुभव भी होगा। किसी के खेत में अगर पानी 1 दिन या 2 दिन पहले दिया हुआ है तो उसमें नुकसान ज्यादा नहीं होगा। यही करना मतलब पानी प्रबंधन का बहुत बड़ा रोल है, उसको हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आप ये केले के पौधे तो प्रोवाइड कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ऐसे जो है फल के कोई व्यवस्था है आपके? नहीं, फल के लिए फल और फसल नहीं है कोई? अभी नहीं है, आगे सोच रहे हैं, लेकिन अभी हाल में नहीं। अभी प्लानिंग है, शायद अगले साल क्या बोलते हैं उसको, तो उसको मैं भूल गया, वो शायद अगले साल हो सकता है 1-2 में। यहाँ पे जो है बिक्री की, फसल बिक्री की बहुत समस्याएं हैं। हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में होता नहीं केला, तो कभी अनार का पौधे की बात करता हूँ। हमारे घर में उसको बोलते हैं गार्डन, अनार बोलते हैं उसको। हाँ, वो अगले साल का प्लानिंग है थोड़ा। बाकी जैसे आप लोग पौधा प्रोवाइड करते हैं, हमने 2000 पौधा लिया, किसी ने 1000 पौधा लिया, उसके साथ में कुछ भी नहीं मिला हमें,
मतलब कि पहले आता था माइक्रोमेटा देते थे, या हमने इनको रिक्वेस्ट किया था आपके यहाँ कि हमें जो है बम्बू के पौधे भिजवा दो भैया 5, लेकिन एक भी पौधे नहीं भेजे। और जब गाड़ी आई उसमें बम्बू की पत्तियां थी, टहनियाँ टूटी हुई थी। हमें बताया यहाँ तो बम्बू हम पैदा ही नहीं करते और कहीं और से आता है बम्बू, इसलिए नहीं बेच पाए। सीधी बात है। तो 2014 जो है एक दो पौधा किसान को दे देना चाहिए, कम से कम 4 पौधा 5 पौधा देना चाहिए था हमें, और क्या जरूरत है हमें आपसे क्या बोलते हैं हमने तो। राम राम किसान भाइयों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।